हेलो स्टूडेंट्स, मैं डी के अग्नोत्री आज आपको बॉन्ड पैरामीटर्स का नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में हम बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी को पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले ही जानेंगे बॉन्ड एनर्जी क्या है। बंध ऊर्जा क्या है? आप इसको एग्जाम्पल से देखिएगा। जैसे यहां पर कोई एक मॉलिक्यूल है A2 जिसमें 2 एटम्स बॉन्डेड है। A2 अणु में 2 परमाणु जुड़े हुए हैं। इन दोनों परमाणुओं को अलग करने के लिए इस बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। ब्रेक करने पर क्या मिला? A.A। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। इस बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हुई उसको कहा गया बंध वियोजन ऊर्जा। आवश्यक ऊर्जा का नाम हुआ बंध वियोजन ऊर्जा। दूसरा, ये दोनों एटम्स कंबाइन होकर फिर बनाते हैं A2। यहां पर एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी को भी कहा गया बंध ऊर्जा। यहां पर एनर्जी की यहां पर किसी बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को नाम दिया बंध वियोजन ऊर्जा। और यहां पर 2 परमाणुओं के संयोग से जब कोई बॉन्ड बना है तो निकली हुई ऊर्जा को नाम दिया बंध ऊर्जा, है ना। तो दोनों ही बंध ऊर्जाएं हैं। अंतर क्या है? यहां बंध के विखंडन पर और यहां बंध के बनने पर दोनों के वैल्यू यहां पर इक्वल होंगे। इस बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इन परमाणुओं के बीच फिर से बंध बनने पर उतनी ही ऊर्जा रिलीज होगी। ओके, तो दोनों को नाम मिला है क्या? बंध ऊर्जा। तो बंध ऊर्जा क्लियर हुआ डेफिनेशन। ओके, अब हम लोग चलते हैं बंध ऊर्जा को कैसे निर्धारित किया जाए। डिटर्मिनेशन, फैक्टर्स, कारक जो बंध ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। बंध ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1, बंध कोटि यानी बॉन्ड ऑर्डर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड एनर्जी, अगर बंध कोटि बढ़ेगी तो बंध ऊर्जा भी बढ़ेगी। एग्जाम्पल, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 2 है और यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 इट मीन्स इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी और इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी, है ना। यहां पर भी बॉन्ड ऑर्डर 3 है। CO एंड NO बॉन्ड ऑर्डर हम लोग इसका फाइंड कर चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14, 10 - 4/2
इट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 3। यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन 15 है, तो 10-5/2 कितना आया 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज़्यादा हुआ? कार्बन मोनोऑक्साइड का। बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड की। ओके। इसी तरह आप फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बॉन्ड ऑर्डर 1, 2, 3, यानी बॉन्ड एनर्जी N2 मॉलिक्यूल की हाईएस्ट होगी और फ्लोरीन मॉलिक्यूल की लोएस्ट होगी। तो फर्स्ट फैक्टर हुआ बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी। और बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना ये मैं पीछे बता चुका हूँ। इसके लिए आप मेरा पहले वाला वीडियो देखिएगा, बॉन्ड ऑर्डर क्लियर होगा। नेक्स्ट फैक्टर परमाणु आकार, एटॉमिक साइज। ये बंद ऊर्जा को कैसे प्रभावित करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी। यदि परमाणु का आकार बढ़ेगा तो बंध की ऊर्जा घटेगी। कैसे? देखिए, HF, HCl, HBr, HI। यहां पर I का साइज लार्जेस्ट है और F का साइज स्मॉलेस्ट है। H कॉमन है इसलिए उसको छोड़ देते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं। जो एटम्स डिफरेंट हैं केवल आप उनको लीजिए। सबसे बड़ा साइज, सबसे छोटा साइज। सबसे छोटा साइज तो एनर्जी में क्या रिलेशन आएगा? इसकी बॉन्ड एनर्जी हाईएस्ट होगी। HI की बॉन्ड एनर्जी लोएस्ट होगी यहाँ इन चारों में, है ना। तो परमाणु का आकार बढ़ने पर बंध ऊर्जा घटती जाती है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है कार्बन। यहाँ पर बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच बना हुआ है और ये बॉन्ड सिलिकॉन एटम्स के बीच बनाया गया। दोनों में किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? इसके लिए आप साइज देखिए। सिलिकॉन और कार्बन में सिलिकॉन का साइज बड़ा होता है, इसका परमाणु का आकार बड़ा है। परमाणु का आकार कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया था, इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। यहाँ नंबर ऑफ सेल्स 3 है, नंबर ऑफ सेल्स 2 है। इसका परमाणु आकार बड़ा हुआ, इसका छोटा हुआ, यानी इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। ओके। तो दूसरा कारक रहा परमाणु का आकार। परमाणु आकार और बंध ऊर्जा दोनों व्युत्क्रमानुपाती। आकार बढ़ेगा ऊर्जा घटेगी, आकार घटेगा ऊर्जा बढ़ेगी, है ना। नेक्स्ट तीसरा कारक है, फर्स्ट फैक्टर बॉन्ड ऑर्डर, सेकंड एटॉमिक साइज, है ना, और थर्ड आता है लॉन पेयर। अगर आबंधी परमाणुओं पर लॉन पेयर, जिसको कहते अनाबंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर किसी बॉन्डेड एटम पर नंबर ऑफ लॉन पेयर्स इंक्रीज होते हैं तो उसकी बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी। यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या जब किसी आबंधी परमाणु पर बढ़ेगी तो उसकी बंध ऊर्जा घटेगी। एग्जाम्पल, इन तीनों में देखिए, यहाँ कार्बन के पास कोई लॉन पेयर नहीं बचना है, इसकी रिमेनिंग वैलेंसीज हाइड्रोजन सेटिस्फाइड। नाइट्रोजन के पास बॉन्ड बनाने के बाद भी एक एक लॉन पेयर बचेगा। ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर्स बचेंगे। तो इन तीनों में सबसे कम बॉन्ड एनर्जी होगी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की। क्यों होगी? लॉन पेयर्स का नंबर बढ़ेगा, बॉन्ड एनर्जी कम होगी। और सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी
कार्बन कार्बन बॉन्ड की। यहाँ कोई लॉन पेयर नहीं, कोई रिपल्सन नहीं, क्योंकि जब लॉन पेयर्स में रिपल्सन होता है तो एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, रिपल्सन। ओके, चौथा कारक है नाभिक की संयोजी कोष से दूरी, डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम वैलेंसी सेल। इसमें क्या आएगा, जैसे जैसे वैलेंसी सेल न्यूक्लियस के करीब आता जाएगा, यानी जिन मॉलिक्यूल्स में न्यूक्लियस वैलेंसी सेल के करीब होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। इट मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 3 हैलोजन मॉलिक्यूल्स लिए हैं। आप देखिए यहाँ पर क्लोरीन में जिस इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग में पार्टिसिपेट किया वो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, 3p सब सेल में, इसका इलेक्ट्रॉन भी 3p। तो यहाँ पर दोनों ऑर्बिटल, दोनों एटम्स के जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे वो कौन से होंगे, 3p। यहाँ पर 4p, यहाँ पर 5p। तो न्यूक्लियस से वैलेंसी सेल का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगा, ये 5th सेल, और यहाँ पर 3rd सेल है, ये न्यूक्लियस के बहुत ही करीब होगा। तो इट मीन्स करीब होगा तो बॉन्ड एनर्जी इसकी कैसी होगी, न्यूक्लियस के बहुत नज़दीक है, बहुत पास है, तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है। और ये न्यूक्लियस से सबसे दूर है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है, क्या, ये 2p अगर ये ओवरलैपिंग होती है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन से कम होगी, अमूमन ब्रोमीन से भी कम होगी। यानी जो फ्लोरीन मॉलिक्यूल होता है यहाँ 2p ओवरलैपिंग है, तो यहाँ पर ये दोनों एटम्स एक दूसरे के इतना करीब आ जाते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हाईएस्ट हो जाता है, रिपल्सन बिटवीन लॉन पेयर, जिससे इसकी बॉन्ड एनर्जी ब्रोमीन से भी कम हो जाती है। ओके, तो ये 4th फैक्टर क्लियर हुआ। एक बार फिर से देख लीजिएगा, डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम वैलेंसी सेल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, है ना। यानी जो भी सब सेल या ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा, वैसे ओवरलैपिंग में ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ पर 3p यानी जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है वो कहाँ प्रेजेंट है, 3p में। यहाँ 4p तो ये न्यूक्लियस के पास था, इसकी बॉन्ड एनर्जी इन तीनों में सबसे ज़्यादा हुई। और आयोडीन में 5p पार्टिसिपेट कर रहा है, ये न्यूक्लियस से दूर है, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम हो गई। और ये फ्लोरीन एक्सेप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट 5th फैक्टर है बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई। ये बॉन्ड एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बंध की लंबाई बढ़ेगी तो बंध ऊर्जा घटेगी। और ये हम लोग पीछे बॉन्ड लेंथ को क्लियरली पूरा समझ चुके हैं, है ना। तो जितने भी फैक्टर्स बॉन्ड लेंथ के थे वो सब बॉन्ड एनर्जी में भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, और इसका एग्जाम्पल भी देख चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसको भी ले सकते हैं, ये यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। ब्रोमीन मॉलिक्यूल में बॉन्ड का लेंथ ज़्यादा है, क्लोरीन मॉलिक्यूल में कम है, तो लेंथ ज़्यादा हुई। क्यों ज़्यादा हुई, लार्जर साइज ऑफ ब्रोमीन एटम, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम आएगी। ओके, तो ये 5 फैक्टर्स थे। अब हम लोग नेक्स्ट फैक्टर पढ़ेंगे, बॉन्ड एंगल। यहाँ बॉन्ड लेंथ के जितने भी हम लोगों ने फैक्टर्स पीछे पड़े हुए हैं सारे यूज हो सकते हैं, उन सबसे बॉन्ड लेंथ निकाला जा सकता है। और बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलेगा ऑलवेज। नेक्स्ट बॉन्ड पैरामीटर होगा बंध कोण, बॉन्ड एंगल।
कैसे डिटरमाइन किया जाता है? देखिए, फर्स्ट फैक्टर, नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। संकरण की प्रकृति, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp। तो बंद कोण को सबसे पहले डिपेंड करता है ये नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पर। sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, sp2 120 डिग्री, sp3 109 डिग्री 28 मिनट, sp3d यहाँ पर 2 टाइप के एंगल्स होंगे, 3 एंगल्स होंगे 120 और 2 एंगल्स होते हैं 90 डिग्री, है ना। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे PCL 5 में, इक्वेटोरियल और एक्सियल। sp3d2 90 डिग्री, sp3d3 यहाँ पर भी 2 टाइप के एंगल्स होंगे, 72 डिग्री एंड 90 डिग्री, 5 एंगल्स 72 और 2 एंगल्स 90। ओके, तो बंद कोण निर्धारित करने के लिए सबसे पहले आपको नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर ये भी देखा जा सकता है कि जैसे जैसे एस परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर 50, 33, 25 बॉन्ड एंगल भी कम हो रहा है। ओके, नेक्स्ट फैक्टर आता है नंबर ऑफ लोन पेयर्स। ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल पर क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर नंबर ऑफ लोन पेयर्स इंक्रीज होते हैं तो फिर उसका बॉन्ड एंगल क्या चेंज आएगा? डिक्रीज हो जाएगा, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे? देखिए, फॉर एग्जांपल मेथेन, अमोनिया, वाटर मॉलिक्यूल, इन तीनों में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन सेम sp3, यहाँ कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, नाइट्रोजन sp3 और वाटर में ऑक्सीजन भी sp3 हाइब्रिडाइज। तो हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया, यानी अब हम इस फर्स्ट मेथड को यूज़ ना कर पाएंगे। फिर क्या देखते हैं? सेंट्रल एटम कार्बन है, यहाँ नाइट्रोजन है 1 लॉन पेयर, यहाँ 2 लॉन पेयर्स। लॉन पेयर्स मीन्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड के बनने में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो लॉन पेयर्स इंक्रीज हो रहा सेंट्रल एटम पर, तो बॉन्ड एंगल में क्या चेंज आएगा? बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा मेथेन में और सबसे कम होगा वाटर में। ओके, अमोनिया एंड अमोनियम, अब देखिए दोनों में यहाँ चार्ज भी रहेगा प्लस का, दोनों में बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा? दोनों में ही नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज, बट यहाँ पर लॉन पेयर है एक और यहाँ पर बॉन्ड लॉन पेयर नहीं है अमोनियम पर। तो लॉन पेयर और एंगल में क्या रिलेशन आ रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी इसका एंगल कम हो जाएगा। ओके, ये फर्स्ट फैक्टर, सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड फैक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु का विद्युत ऋणात्मक लक्षण।
ये बॉन्ड एंगल से कैसे बॉन्ड एंगल को प्रभावित करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। यदि संकरण में केंद्रीय परमाणु की ऋणात्मकता बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। कैसे? देखिए, फॉर एग्जाम्पल NH3 PS3 ESH3। मैंने यहां पर 3 एग्जांपल्स लिए, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन। आप देखिए तीनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम, तो आप हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से बॉन्ड एंगल फाइंड नहीं कर पाएंगे। सेकेंड, नंबर ऑफ लॉन पेयर्स 1 1 1, ये भी इक्वल है। तो आप क्या देखना होगा? नेचर ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। इन तीनों में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आर्सेनिक। और इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ऑफ सेंट्रल एटम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एंगल के। यहां पर ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका बॉन्ड एंगल इन तीनों में हाईएस्ट होगा, सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां भी दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम, नंबर ऑफ लॉन पेयर्स भी इक्वल। तो फिर क्या चेंज है? सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन मोर नेगेटिव इन कंपेयर टू सल्फर, इट मींस इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। ओके, तो बॉन्ड एंगल निकालने के लिए आप इस थर्ड कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। और बाय द वे, अगर इससे भी नहीं सॉल्व होता है, नेक्स्ट फोर्थ कंसेप्ट क्या होगा? एटॉमिक साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, यानी केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए परमाणुओं का आकार और बंध कोण ये अनुक्रमानुपाती होगा। कैसे? देखिए, PS3 PCl3, यहां दोनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3, लॉन पेयर्स 1। तो फर्स्ट कंसेप्ट यानी हाइब्रिडाइजेशन पर जो डिपेंड था यूज नहीं हो सकता है। सेकंड, जो लॉन पेयर्स के नंबर पर था वो भी यूज नहीं हो सकता है। थर्ड, नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, वो भी यूज नहीं हो सकता है। यहाँ पर दोनों में सेंट्रल एटम सेम आ रहा है। तो अब आप देखिए बॉन्डेड एटम, बॉन्डेड एटम हाइड्रोजन और यहाँ बॉन्डेड एटम क्लोरीन, क्लोरीन का साइज बड़ा है, इट मीन्स PCl3 का बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा। ओके, तो बॉन्ड एंगल्स के लिए ये 4 कॉन्सेप्ट्स मिले आपको। नेक्स्ट फिफ्थ कंसेप्ट बॉन्ड पैरामीटर का, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है बॉन्ड स्ट्रेंथ। किसी बंध की शक्ति है ना, और शक्ति किस पर डिपेंड करती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। जिस बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होगी उस बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, है ना। और बॉन्ड एनर्जी हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब देखिए कार्बन कार्बन बॉन्ड और ये सिलिकॉन बॉन्ड, इन दोनों में किसकी बॉन्ड एनर्जी हाई होगी? कार्बन की। स्मॉलर साइज अगर छोटा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, लेंथ कम होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। ओके, यहां पर देखिएगा इन तीनों बॉन्ड्स में किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी? ट्रिपल बॉन्ड की। इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा
है ना। तो इस पॉइंट को सॉल्व करने के लिए आपको अलग से कोई पॉइंट एक्स्ट्रा ना पढ़ना होगा, बॉन्ड एनर्जी से ही ये सारे के सारे पॉइंट सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो ये आपके सामने बॉन्ड पैरामीटर्स रहे। आप इनको पढ़ने के बाद प्रैक्टिस भी करें, तभी आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, इससे मैं आपके सामने और भी इस टाइप के इंटरेस्टेड वीडियो लाता रहूँ। ओके, थैंक यू।